नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है सचिन। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th की भूगोल, और ये हमारा लास्ट चैप्टर है, छठा अध्याय है जिसका नाम है जनसंख्या, और ये इसका पार्ट फर्स्ट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को बिना देरी के। और जनसंख्या हमारा ये चैप्टर है, और आपको इसमें मैं समझाऊंगा जनसंख्या होती क्या है, जनसंख्या के अंदर क्या क्या होता है, और हमारे भारत देश की जनसंख्या क्या है। तो ये सारा जो आज का चैप्टर है हमारा, वो जो है जनसंख्या के ऊपर रहने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे भारत में लास्ट वाली जनसंख्या कब हुई थी। ठीक है, जो जनगणना, जनसंख्या की जनगणना, तो वो 2011 में हुई थी। ठीक है, भारत की जनगणना। अब जनसंख्या का मतलब क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए। तो किसी स्थान पर रह रहे लोगों की कुल संख्या जनसंख्या कहलाती है। ठीक है, जन का मतलब होता है लोग, संख्या मतलब उनके नंबर, नंबर ऑफ पीपल। ठीक है, जो लोगों की संख्या है। कोई भी स्थान है, मान लो इंडिया है, इंडिया में जितने भी लोग रहते हैं वो क्या है, उस स्थान की जनसंख्या। दिल्ली है, दिल्ली में जितने भी लोग रहते हैं उनकी जो संख्या है वो क्या है, जनसंख्या। तो किसी भी स्थान पर रह रहे लोगों की कुल संख्या जनसंख्या कहलाती है। और अब जनगणना क्या होता है? गणना का मतलब होता है गिनती, जन का मतलब होता है लोग। तो लोगों की गिनती, जो वो जनसंख्या है उसमें जब गिनती, उनकी काउंटिंग की जाती है कि आखिर कितने लोग हैं टोटल किसी भी क्षेत्र में, तो वो काउंटिंग क्या कहलाती है, जनगणना। ठीक है, और भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? 1881 में। ठीक है, 1881 में भारत में जो है जनगणना स्टार्ट हो गई थी। उसके बाद से हर 10 साल बाद लोगों को गिना जाता है, लोगों की गिनती की जाती है, जनगणना हर 10 साल बाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या टॉपिक है, और आगे इसमें हम देखेंगे कि मानव जो है, जो मनुष्य है, इंसान है, मानव पृथ्वी के संसाधनों का उत्पादन तथा उपभोग करता है। जो पृथ्वी से हमें संसाधन मिलते हैं, जिन चीज़ों से हम अपने मतलब अपने यूज़ के लिए जिन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, मनुष्य क्या करता है, उनको बनाता भी है, उनका उपभोग भी करता है। उपभोग का मतलब होता है उसका यूज़ करना। तो मनुष्य जो है संसाधनों का इस्तेमाल करता है, उनका यूज़ करता है, उन्हें बनाता भी है। ठीक है, और इसलिए यह जानना ज़रूरी है कि एक देश में कितने लोग निवास करते हैं और वे कहाँ एवं कैसे रहते हैं। तो भाई अगर हम ये नहीं देखेंगे कि लोग कितने हैं देश में, क्या है मतलब, तो एक जो है पूरा डाटा बिगड़ जाएगा। हमारे पास पूरा डाटा, पूरा जो है मतलब हमारे पास सब कुछ होना चाहिए कि मतलब क्या है, कितने लोग हैं, कौन क्या करता है। ठीक है, तो ये सब पता होना ज़रूरी है, और उनकी संख्या में वृद्धि क्यों हो रही है तथा उनकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं, ये सब चीज़ें जनसंख्या के अंदर देखी जाती है। जनसंख्या बढ़ती भी है, ठीक है, जनसंख्या कम भी होती है, और जनसंख्या के अंदर कुछ विशेषताएं भी होती हैं। जैसे जनसंख्या का मतलब क्या होता है, स्त्री और पुरुष दोनों होते हैं। तो एक जनसंख्या की विशेषता क्या है, लिंग। ठीक है, उनका जो क्या है, मेल है या फीमेल है, फिर उनकी उम्र, ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें होती है एक जनसंख्या के अंदर, वो हम पढ़ने वाले हैं। आगे है जनसंख्या से संबंधित 3 प्रमुख प्रश्न। ये 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो जनसंख्या के बारे में हर बारी पूछे जाते हैं। और वो 3 प्रश्न क्या हैं? जनसंख्या का आकार और वितरण। ठीक है, जो जनसंख्या का आकार, क्या साइज है, तो इसमें क्या देखा जाता है, लोगों की संख्या कितनी है। वितरण का मतलब है वो कहाँ कहाँ पर निवास करते हैं, कहाँ कहाँ तक फैले हुए हैं। ठीक है, आकार और वितरण, आकार मतलब साइज, कितनी जनसंख्या है, संख्या कितनी है उनकी। ठीक है, और आगे है जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया। ये भी एक क्वेश्चन है। जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या का बढ़ना, जनसंख्या में बदलाव आना, जनसंख्या वृद्धि। ठीक है, और जनसंख्या में परिवर्तन, तो समय के साथ साथ जनसंख्या में वृद्धि भी होती है और इसमें परिवर्तन भी होता है, बदलाव होता है, यहाँ जनसंख्या कम होती है या बढ़ती है। ये चीज़ एक इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर में। और जनसंख्या के गुण, ये भी सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका होने वाला है, और क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जनसंख्या की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, जैसे उम्र, किस एज के लोग हैं, लिंगानुपात, स्त्री ज़्यादा है पुरुष ज़्यादा है, साक्षरता, साक्षरता का मतलब पढ़ा लिखा होना। ठीक है, साक्षरता मतलब कितने लोग पढ़े लिखे हैं। व्यावसायिक संरचना मतलब उनका जो प्रोफेशन है वो क्या है, काम करते हैं, पैसे किस चीज़ से कमाते हैं। स्वास्थ्य, उनका जो मतलब स्वास्थ्य है, उनकी हेल्थ है। तो ये सारी चीज़ें एक जनगणना जनसंख्या की विशेषताएं होती हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो जनसंख्या से जुड़े आपसे पूछे जा सकते हैं। तो और ये पूरा चैप्टर इसी के ऊपर आपका बेस्ड है। तो आगे बढ़ते हैं।
जनसंख्या का आकार और वितरण, भारत की बात की जा रही है। यहाँ पर आपको देखना है जनसंख्या का साइज क्या है, कितनी जनसंख्या है और कहाँ कहाँ तक भारत में जनसंख्या फैली हुई है, कहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है। तो मार्च 2011 तक, आपको पता है 2011 में जनगणना हुई थी, और जनगणना का मतलब क्या होता है, जनसंख्या की काउंटिंग करना। तो तब तक भारत की जनसंख्या थी 121 करोड़। अब भारत की जनसंख्या बढ़ चुकी है काफ़ी, और जब अब नेक्स्ट जनगणना होगी तो आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा जनसंख्या बढ़ चुकी है। दूसरे नंबर पे आता है इंडिया जनसंख्या के मामले में, पहले पे चाइना। तो 2011 तक भारत की जनसंख्या 121 करोड़ थी, और 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य, हमारे भारत में जितने भी राज्य हैं उनमें से सबसे अधिक जनसंख्या जहाँ पर निवास करती है, जहाँ सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं जिस राज्य में, वो है उत्तर प्रदेश। ठीक है, और कितने लोग रहते हैं वो आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है। आगे बात की जाए सिक्किम की जनसंख्या, तो वो है 6 लाख। ठीक है, सिक्किम की जनसंख्या 6 लाख। और बात की जाए भारत की लगभग आधी आबादी इन 5 राज्यों में निवास करती है। अब ये 5 जो राज्यों के नाम लिखे हुए हैं, ये मैंने इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये ऐसे राज्य हैं जहां पूरे भारत की लगभग आधी जनसंख्या रहती है। मतलब इतने ज़्यादा लोग इन राज्यों में रहते हैं कि लगभग अगर देखा जाए तो भारत की आधी आबादी इनमें फिट हो जाएगी। पहला है उत्तर प्रदेश, यहाँ सबसे ज़्यादा जो है जनसंख्या है, सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं। दूसरा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में भी बहुत ज़्यादा जनसंख्या है। बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश, ये ऐसे राज्य हैं जहाँ पर लगभग देश की आधी जनसंख्या निवास कर सकती है। आगे बढ़ेंगे, घनत्व में आधार पर जनसंख्या का वितरण। तो जो घनत्व के आधार पर आपको ये पता होना चाहिए कि जनसंख्या घनत्व क्या होता है, तभी आपको ये टॉपिक समझ में आ पाएगा। तो जनसंख्या घनत्व क्या होता है, प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। कि प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में जब नापा जाता है कि प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, ठीक है, तो हर वर्ग किलोमीटर में जितने लोग रहते हैं उनकी जो संख्या होती है वो क्या कहलाती है, जनसंख्या घनत्व। और भारत जो है वो विश्व की घनी आबादी वाले देशों में से एक है। बहुत ज़्यादा लोग जो है, मतलब यहाँ पर घनी आबादी मतलब जनसंख्या, बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं भारत देश में। दूसरे नंबर पे है जनसंख्या में, मैंने आपको बताया है। और 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व जो है वो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। ठीक है, 382 लोग हर प्रति वर्ग किलोमीटर पर वो रहते हैं। 382 लोग हर वर्ग किलोमीटर पर वो रहते हैं। तो ये था भारत का जनसंख्या घनत्व 2011 के हिसाब से। ये आंकड़ा आपको याद रखना है, पेपर में पूछा जा सकता है। और जनसंख्या घनत्व मैंने आपको बता दिया क्या होता है कि हर वर्ग किलोमीटर में, प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में जितने लोग रहते हैं उनकी जो संख्या होती है वो जनसंख्या घनत्व कहलाता है। अब बिहार का जनसंख्या काउंटिंग करना और जनसंख्या घनत्व की काउंटिंग करना अलग बात है। क्योंकि मान लो एक बड़ा राज्य है, ठीक है, बहुत उसका आकार बड़ा है, लोग बहुत सारे वहाँ पर लोग रहते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या तो उत्तर प्रदेश में रहती है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है। पर हम ये नहीं कह सकते कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व भी उत्तर प्रदेश का है, क्योंकि वहाँ पर लोग हो सकता है खुले खुले रहते हों, हर प्रति वर्ग किलोमीटर पर वहाँ पर ज़्यादा लोग ना रहते हों। लोग तो बहुत सारे हैं, पर घनत्व का मतलब क्या है यहाँ पर, जनसंख्या घनत्व का मतलब है प्रत्येक वर्ग किलोमीटर पर। मान लो एक कदम ये है, फिर थोड़ी सी आगे जाते हैं हम यहाँ पर, और फिर थोड़ी सी और आगे जाते हैं, तो ये 3 जगह हो गई। मान लो इन 3 जगहों पर बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, बहुत ज़्यादा घनत्व मतलब ज़्यादा है, लोग नज़दीक नज़दीक रहते हैं और बहुत ज़्यादा रहते हैं। ये जनसंख्या घनत्व के हिसाब से हो गया। और एक हो गया आपकी नॉर्मल जनसंख्या, कि एक तो भाई यहाँ रहता है, दूसरा और दूर रहता है, मतलब नज़दीक नज़दीक जो है लोग ज़्यादा नहीं है, दूर दूर तक फैले हुए हैं लेकिन बहुत सारे हैं। आपको समझ में आ गया होगा। तो बिहार में जो है घनत्व बहुत ज़्यादा है, 1102 व्यक्ति तो हर प्रति वर्ग किलोमीटर पर आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। बिहार में आप प्रति वर्ग किलोमीटर चलेंगे तो 1102 व्यक्ति आपको ज़रूर मिलेंगे आसपास। और वहीं अगर देखा जाए इसका उल्टा जो है वो है अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर केवल और केवल 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पर आपको मिलेंगे। तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है, अरुणाचल प्रदेश का। यहाँ पर जब आप प्रति वर्ग किलोमीटर चलेंगे तो सिर्फ आपको 17 व्यक्ति मिलेंगे। वहीं जब आप बिहार पर जाएंगे और बिहार पर जब आप चलेंगे तो आपको हर प्रति वर्ग किलोमीटर पर कितने मिलेंगे, 1102 लोग। ठीक है, तो ये आपका जनसंख्या घनत्व था।
अब देखा जाए तो घनत्व कहाँ पर ज़्यादा है, उत्तरी मैदान और दक्षिण के केरल। उत्तरी मैदान का इलाका जितना भी गंगा का मैदान है, उत्तर प्रदेश है, दिल्ली है, हरियाणा है, ठीक है, जितना भी ये इलाका है, यहाँ पर जनसंख्या घनत्व बहुत ज़्यादा है और लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा नज़दीक नज़दीक रहते हैं और भारी जनसंख्या, यहाँ पर घनी जनसंख्या रहती है। इसका कारण क्या है, क्योंकि जो उत्तर भारत का क्षेत्र है वहाँ की जो मिट्टी है जलोढ़ मृदा है और काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ मृदा है, वहाँ पर खेती अच्छे से की जा सकती है, समतल मैदान है, ऊबड़ खाबड़ धरती नहीं है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा वहीं पर रहते हैं जहाँ पर मैदान समतल हो, पानी मिल जाए आसानी से, मिट्टी उपजाऊ हो, जहाँ बारिश भी अच्छी हो, लोग वहीं रहना पसंद करते हैं। इसलिए इन इलाकों में लोग ज़्यादा रहते हैं, इसलिए जनसंख्या घनत्व भी ज़्यादा है। आगे बढ़ेंगे, जनसंख्या वृद्धि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जनसंख्या वृद्धि। तो जनसंख्या वृद्धि का मतलब आपके दिमाग में आ रहा होगा, वृद्धि मतलब बढ़ना। तो जनसंख्या वृद्धि का हमेशा ये मतलब नहीं होता कि जनसंख्या बढ़ेगी। जनसंख्या वृद्धि जो है उसका मतलब क्या होता है कि जनसंख्या वृद्धि का अर्थ होता है किसी विशेष समय अंतराल में, एक समय अंतराल, एक टाइम पीरियड हो गया, जैसे 10 साल का, जैसे 2010 से लेके 2020 तक एक टाइम पीरियड ले लिया हमने, ठीक है। और इस पीरियड के अंदर जब किसी देश की जनसंख्या में बदलाव होता है, चाहे वो जनसंख्या कम हुई हो चाहे वो जनसंख्या बड़ी हो, मैंने आपको बताया 121 करोड़ थी जनसंख्या 2011 में, मान लो वही जनसंख्या 2020 में कम हो जाती है, तब भी वो जनसंख्या वृद्धि कहलाएगी। अगर वो जनसंख्या बढ़ जाती है तब भी वो जनसंख्या वृद्धि कहलाएगी, क्योंकि उसके अंदर बदलाव हुआ है। अगर जनसंख्या के अंदर बदलाव होता है, ठीक है, एक टाइम पीरियड के अंदर, तो वो बदलाव जो होता है वो जनसंख्या वृद्धि कहलाती है, ठीक है। अब जनसंख्या वृद्धि के घटक क्या हैं, जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या में बदलाव होता है, कम होती है, बढ़ती है, इसका क्या कारण है, आखिर क्यों जनसंख्या कम होती है, और मतलब इसके जो मतलब 3 चीज़ें हैं जो यहाँ पर आपको मैं ये बताऊँगा जिसकी वजह से जनसंख्या में बदलाव होता है, ठीक है। तो जनसंख्या वृद्धि के जो घटक हैं वो है, पहला है जन्म दर, दूसरा है मृत्यु दर, तीसरा है प्रवास। जन्म होगा तो क्या होगा, जनसंख्या बढ़ेगी, मृत्यु होगी तो जनसंख्या घटेगी, प्रवास, अभी आपके लिए एक नया वर्ड होगा, प्रवास मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ आखिर ये प्रवास का मतलब क्या होता है। तो ये 2 चीज़ें तो आपको समझ में आ गई होंगी कि जन्म दर, जब जन्म ज़्यादा होंगे, बच्चों का जन्म ज़्यादा होगा तो क्या होगा, जनसंख्या बढ़ेगी, और जब मृत्यु ज़्यादा होगी तो जनसंख्या कम होगी। तो इन दोनों ही कंडीशन में क्या है, जनसंख्या में कुछ ना कुछ चेंज आता है। पर ये प्रवास क्या है आपको ये देखना है। उससे पहले आपको मैं एक अच्छा सा एक टॉपिक पढ़ाऊँगा, इसको समझ जाओगे तो आपके लिए बहुत फ़ायदा रहेगा, आगे आने वाली क्लासेस में भी आपको ये काम आएगा। जनसंख्या वृद्धि की अवस्थाएं, इसका मतलब है भारत के अंदर कैसे कैसे जनसंख्या वृद्धि हुई है, जनसंख्या में बदलाव कैसे कैसे भारत में आया है 1901 से लेकर लगभग आज तक, ठीक है। कैसे कैसे पहले जनसंख्या कैसी होती थी, क्या जन्म दर ज़्यादा होती थी, क्या मृत्यु ज़्यादा होती थी, आपको इस पूरे इससे समझ में आ जाएगा। तो पहली अवस्था, पहली प्रावस्था, पहली स्टेज 1901 से लेके 1921 तक का ये जो टाइम पीरियड है, इसके अंदर क्या हुआ था, भारत के अंदर जनसंख्या की वृद्धि थी काफ़ी स्लो थी, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा सेवाएं बहुत ख़राब थी। स्वास्थ्य सेवाएं मतलब हमारी हेल्थ सर्विसेज, हॉस्पिटल वगैरह बहुत ख़राब थे, शिक्षा स्कूल वगैरह ज़्यादा अच्छे नहीं थे, इसलिए जनसंख्या बढ़ रही थी, परंतु स्वास्थ्य खराब होने के कारण मर भी रही थी। तो यहाँ पर क्या हो रहा था, जनसंख्या की जो मतलब वृद्धि है वो काफ़ी स्लो थी, लोग मर ज़्यादा रहे थे, ठीक है। ये हुआ हमारा 1901 से 21 तक। अब 1921 से 1951 तक दूसरी स्टेज आई। इसमें क्या हुआ, भारत में जनसंख्या की स्थिर वृद्धि हुई। मतलब इसमें क्या हुआ, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हुआ, हॉस्पिटल की जो सर्विस है वो अच्छी होने लगी, जिससे क्या हुआ, मृत्यु भी कम होने लगी। तो इससे क्या हुआ, जनसंख्या में एक ठहराव आ गया। जो पहले लोग मरते जा रहे थे खराब हॉस्पिटल की सर्विसेज के कारण, वो अब यहाँ पर उनकी जान बचने लगी। धीरे धीरे जो है जनसंख्या में सुधार आया। फिर आगे क्या हुआ, 1951 से 81 में यहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है। धमाका कैसा होता है, जनसंख्या का, इसको जनसंख्या विस्फोट भी कहा जाता है। इस टाइम को 1951 से 1981, इसमें क्या हुआ था, इस काल में मृत्यु दर एकदम से कम हो गई और जन्म दर बढ़ गई। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपको पता है हमारा विभाजन हुआ था भारत का, बहुत सारे लोग इधर से उधर हो गए थे। तो नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, तिब्बत,
इन सब के जो शरणार्थी थे, जो लोग भटक रहे थे इधर उधर, वो सारे आके भारत में कहीं आ गए, कोई इधर चला गया, कोई उधर चला गया, जिसके कारण भारत की जनसंख्या पर इसका इफेक्ट पड़ा और भारत की जनसंख्या एकदम से बढ़ गई। और उसके बाद क्या हुआ है, 1981 से लेकर आज तक, 1981 के बाद से जन्म दर में कमी आने लगी है, क्योंकि लोग अब पढ़े लिखे हैं। जो ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है उसको पता होता है छोटा परिवार सुखी परिवार, और अब लोग पढ़ने लगे हैं, इसलिए परिवार नियोजन करते हैं, परिवार को एक प्लान तरीके से वो अपना बढ़ाते हैं। अब स्त्रियों का विवाह भी है, जो है एक टाइम फिक्स कर दिया गया है कि इससे कम आयु की अगर कोई लड़की है तो उसकी शादी नहीं होगी, लीगली कोर्ट के हिसाब से एक उम्र फिक्स की गई है। स्त्री शिक्षा को बढ़ावा दिया गया है, जो बालिकाएं हैं, जो कन्याएं हैं, उनको पढ़ाने पर जोर दिया गया है। तो इससे बहुत बदलाव आया है, ठीक है। पहले जनसंख्या तेजी से बढ़ती थी, कम उम्र में लड़कियों की शादी कर दी जाती थी, कम उम्र में शादी होगी तो और जल्दी मतलब प्रजनन करेंगी, जल्दी बच्चों का जन्म होगा, तो जल्दी बच्चों का जन्म होगा तो देश की जनसंख्या भी तीव्र गति से बढ़ती जाएगी। अब देर से शादी होती है, छोटा परिवार होता है, जिसके कारण जनसंख्या कंट्रोल हुई है। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पर कि जनसंख्या परिवर्तन या जनसंख्या वृद्धि के 3 घटक कौन से हैं, अगर आपसे पेपर में पूछा जाता है जिसके कारण जनसंख्या में बदलाव होता है। तो जन्म दर तो मैंने आपको बता दिया, जन्म होगा तो जनसंख्या बढ़ेगी, और बढ़ेगी तो कुछ ना कुछ बदलाव तो होगा, जनसंख्या में बढ़ रही है। मृत्यु दर, इसमें क्या होगा, लोगों की मृत्यु होगी जिसके कारण जनसंख्या में कमी आएगी। और इसके अंदर से भी मैं आपको एक बार पढ़ के बता देता हूँ कि एक वर्ष में, एक साल के अंदर प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है उसको हम जन्म दर कहते हैं। जन्म दर क्या होता है, एक साल के अंदर प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने बच्चों का जन्म होता है उनको हम क्या कहते हैं, जन्म दर। और भारत में जन्म दर हमेशा मृत्यु दर से अधिक रही है। और ठीक है, जो मतलब जन्म लेने वालों की जो संख्या है बच्चों की, वो ज़्यादा रहती है हमेशा मरने वालों की तुलना में। और मृत्यु दर, एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वालों की संख्या, इसका उल्टा हो गया, वो जन्म लेने वालों की संख्या या मरने वालों की संख्या, उसको क्या कहा जाता है, मृत्यु दर। मृत्यु दर के कारण जनसंख्या में कमी आती है। तो चाहे जन्म हो चाहे मृत्यु हो, जनसंख्या में बदलाव तो होगा, चाहे वो घटेगी या बढ़ेगी, एक चीज़ तो होगी। तो ये जो चीज़ होती है इसी को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं, चाहे घटना चाहे बढ़ना। आगे प्रवास, अब ये जो है प्रवास, मैंने आपको कहा था काफ़ी नया टॉपिक है आपके लिए, और लोगों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाना प्रवास कहलाता है। मान लो कोई दिल्ली में है, कल वो पंजाब चला गया, तो वो उसने क्या किया, प्रवास, एक जगह से दूसरी जगह पर। और मान लो कोई उत्तर प्रदेश का है, वो महाराष्ट्र चला गया, प्रवास किया उसने भी, ठीक है। ये प्रवास क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। अब ये प्रवास 2 तरीके से हो सकता है। एक तो होता है अंदर ही अंदर, आंतरिक प्रवास, देश के अंदर, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से कोलकाता, कोलकाता से चेन्नई, चेन्नई से पंजाब, पंजाब से राजस्थान, ये आंतरिक प्रवास है देश के अंदर। और एक प्रवास हो सकता है अंतर्राष्ट्रीय, देश के बाहर, ऑस्ट्रेलिया चलेगा, मान लो कोई ऑस्ट्रेलिया चला गया, अमेरिका चला गया, यूरोप चला गया, तो ये आपका अंतर्राष्ट्रीय प्रवास है। फिर भारत में अधिकतर प्रवास जो गांव से शहर की तरफ होते हैं, ज़्यादातर लोग अपना गांव छोड़कर शहर में जाते हैं। अब शहर में कोई क्यों जाता है, अच्छी शिक्षा मिलती है वहाँ पे, अच्छा रोजगार मिल जाता है, अच्छी हेल्थ सर्विस मिलती है, हॉस्पिटल वगैरह, तो ये सब चीज़ें आकर्षित करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। और भारत में प्रवास के कारण नगरीय जनसंख्या में वृद्धि होने लगी है। नगरीय मतलब शहरी, शहरी जनसंख्या, शहरों के अंदर लोगों की संख्या बढ़ने लगी है। यही कारण है ज़्यादातर लोग जो हैं वो अपने गाँव को छोड़कर शहरों में चले जाते हैं, अच्छी सुख सुविधाएँ वहाँ मिलती हैं। तो पार्ट फर्स्ट हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन दबा दें, और कमेंट बॉक्स में अपना डाउट आप लिख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।